हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, सीजीएल के नोटिफिकेशन आने में अब बस 24 से 25 दिन रह गए हैं। और अभी भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हम अपना डेली शेड्यूल नहीं बना पाते, हमारी रेगुलरिटी नहीं बन पाती, हमें स्ट्रेस रहता है, हमें समझ नहीं आ रहा हम सिलेबस कैसा पूरा करें। तो मैं आपको अपने मूल मंत्र बताऊंगा जिससे कि मैं हमेशा स्ट्रेस फ्री जरूर रहता था कि भाई मेरी दिनचर्या कैसे चलेगी, वो चलती चली जाती थी। और ये वीडियो 2025 के सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए मैं बना रहा हूँ, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो। और अभी सबसे पहले जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, तो देखिए मैंने ऐसा क्या फॉलो किया जिसकी वजह से मुझे प्री में 170 प्लस मार्क्स स्कोर हुए काफी सारे एसएससी एग्जाम्स के अंदर। मैं वो क्या ऐसी चीजें करता था, मेरे वो क्या मूल मंत्र हैं, वो मैं सब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो आप बड़े ध्यान से चीजों को सुनिएगा और अगर एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो वो नोट भी करिएगा जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको एग्जाम देना है तो आपका दिमाग, माइंड कहीं ना कहीं शांत होना चाहिए। बट आज की जो टाइम है उसमें हमारा दिमाग बहुत स्ट्रेस और टेंशन से होता है। देखिए, सोशल मीडिया के अलावा एक सबसे बड़ा स्ट्रेस ये भी है कि हमारा शेड्यूल ही ढंग से नहीं बना होता, हमारा सिलेबस ही नहीं पूरा होता, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम कैसे प्लानिंग करें। तो इसकी वजह से दिमाग में काफी स्ट्रेस और टेंशन बनी रहती है और हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपना शेड्यूल दिखाऊंगा, उसकी लाइव शीट्स भी दिखाऊंगा, जिससे कि ना आपको समझ आएगा कि मैं कैसे शांत रहता था पूरी प्रिपरेशन के दौरान। दूसरी चीज, ज्यादातर लोग ना इसी चीज में भागते रहते हैं कि भाई अभी तो हमारा सिलेबस हो रहा है, जब हमारा एक टाइम पे बाद सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर हम प्रैक्टिस करेंगे या मॉक करेंगे। तो देखिए, ये तो एक बहुत ही गलत अप्रोच है। आज का जो कंपटीशन हो गया है ना, उसमें देखिए सिलेबस तो इनफानाइट है, वो कभी खत्म नहीं होगा, आप पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका 20 से 30% सिलेबस का पार्ट भी हो गया है तो आपको मॉक देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ाई करी है वो भी आप मॉक में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये बहुत सारी ऐसी चीजें समझ आएंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अभी क्या ज्यादा आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं कैसे मॉक टेस्ट देता था, कहाँ से मॉक टेस्ट देता था, कैसे उसकी रिवीजन करता, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। इन दो कारणों की वजह से कि एक, मैं अपना डेली शेड्यूल बहुत एफिशिएंटली और मॉक टेस्ट को कहाँ से देता था और कैसे उसका रिवीजन करता था, इन दोनों को मैं बहुत ही एफिशिएंटली मेंटेन करता था, जिसकी वजह से ना मुझे स्ट्रेस होता था, ना मुझे ज्यादा तनाव होता था और मेरा माइंड बहुत शांतिली काम करता रहता था। ठीक है, तो वो मेरा शेड्यूल जो है वो मैंने, देखिए यहाँ पे एक फोटो लगा रखी है, ये 10 डेज का मेरी एक पेज होता था और इसमें मैं 10 दिन का शेड्यूल बनाया करता था। तो वो मैं समझाने के लिए एक काम करता हूँ, आपको अपनी एक्चुअल शीट ही दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके से मेरा पूरा फोल्डर होता था शेड्यूल का। मैं इस तरीके से प्रिंट निकाल लिया करता था, मैं आपको शीट्स ही दिखा देता हूँ। इस तरीके की मैं पूरी प्रिंट निकाल लिया करता था, उसमें लिखता था और पूरा काट लिया करता था। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए और नॉर्मली बोल रहा हूँ, ये मैं खुद फॉलो करता था। मैंने खुद देखा कि इससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट होता था, ना कोई स्ट्रेस होता था ना कुछ, और पूरा ऐसे मेंटेन करता था। तो अभी जैसे ये खाली शीट ऊपर रखी है, तो अगर अभी जैसे मुझे कुछ करना होगा तो फिर मैं दोबारा करूंगा, और ये मेरे एक शेड्यूल में आ गया और इससे मुझे बहुत बेनिफिट होता है और मुझे कभी भी स्ट्रेस और टेंशन नहीं होती। तो मुझे पता है मेरे शेड्यूल में लिखा हुआ है मैंने, और वहां से देख के मैं कर लूंगा। तो चलिए मैं कुछ पेज आपको दिखा देता हूँ इसके, जिससे कि आपको और समझ आएगा। जैसे मैंने मॉक टेस्ट की भी बात करी हुई थी, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको कह रहा था कि शेड्यूल के अंदर जब 2-3 महीने बचे हों तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो अगर आप मेरे भी शेड्यूल के अंदर देखेंगे तो रोज का एक 1 टेस्ट लिखा हुआ है कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले, फ्रेश माइंड होता था, मैं टेस्ट करूंगा। वैसे अब मैंने इसे थोड़ा सा बदल दिया कि सुबह उठ के पहले मैं नंबर प्रैक्टिस करता हूं, बट वो वही है, आधा 1 घंटे की बात है। तो पहले मैं क्या करता था, एक मॉक टेस्ट जरूर करता था। आप रोज देखेंगे डन डन डन, इसका मतलब मैं रोज कर रहा हूं और डन लिख रहा हूं, प्लस उसका एनालिसिस भी मैंने टाइम बनाया हुआ था लंच के बाद उसका एनालिसिस। तो मॉक टेस्ट करना प्लस उसका एनालिसिस करना, ये मैं रोज के काम में था। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि इससे आपका मार्क्स और स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। सिमिलरली आप आगे भी देखेंगे तो रोज एक मॉक टेस्ट होता था, डन 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 डन, और उसका एनालिसिस होता था। और जनरली जब भी आपका एग्जाम पास हो, मतलब आपका एग्जाम जैसे 2 महीने बचाओ, 3 महीने बचाओ, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा हमेशा कि पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आप जिस तरीके का पेपर देख रहे हैं आ ही रहा है, तो पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले। तो मैं पीवाईक्यू के लिए या मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक, जैसे आप सब जानते हैं, टेक्स्ट बुक को यूज करता था। और टेक्स्ट बुक पे अभी एंड ऑफ सीजन सेल स्टार्ट होने वाली है 29 से 31 मार्च के बीच में, जो कि सीजन की बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप सेल होने वाली है। जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आपको
699 का मिलता था या 399 का कट के, वो इस सेल में आपको 351 का मिल सकता है। तो अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे SSC-T3 तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखे हैं, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें तो आप जानते ही होंगे, कोई भी टॉपर, कोई भी रैंकर या कोई भी बिगनर होगा तो वो टेक्स्ट बुक को जरूर यूज करता होगा। और आप देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर कि जो PYQs है वो काफी अच्छे तरीके से अरेंज कर रखे हैं, सब कुछ ईयर वाइज दे रखा है, इवन सेक्शनल मॉक बेहतर तरीके से दे रखे हैं। या आप जब भी कोई मॉक देते हैं या उसका एनालिसिस देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऑल ओवर रैंक दिखा रहा होता है, कट ऑफ प्रॉपरली देता है कि अगर कोई मॉक मुश्किल है तो उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, सब कुछ एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिखाता है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का ईयरली पास अभी तक बाय नहीं किया हो या आपका पास एक्सपायर होने वाला हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं और हमारा कोड लगा के 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। अब आपने मॉक तो ले लिया, लेकिन अब जैसे अब डेली का शेड्यूल तो बना लिया कि ये पढ़ना है, ये रिवाइज करना है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपने एक शीट बना ली। बट मॉक टेस्ट अब इतने सारे हो गए हैं कि भाई 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, प्री भी है, मेंस भी, तो उनको उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें। तो हमेशा एक अपनी डायरी ज़रूर बनाइएगा, मास्टर प्लान डायरी या रिविजन, जिसके अंदर रिविजन किस चीज़ की करनी है, क्या सिलेबस पूरा करना है। जैसे ये मेरी मास्टर प्लान डायरी होती थी, जिसमें सब मेंशन होता था। तो मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट के पेजेस दिखाता हूँ इसमें। जैसे कि मैं ऐसे लिख लिया करता था कि भाई सीजीएल के अंदर, जैसे मैं और एक पुराना दिखाता हूँ, हाँ ये रहा, कि सीजीएल जैसे 22 के अंदर 1 से 40 मॉक आए, मैंने वो दिए, फिर मैं 10-10 करके उनकी रिवीजन करता था हर सेक्शन की। एक बार रिवीजन करी काट दिया, 2 बार रिवीजन करी काट दिया, 3 बार रिवीजन करी, ऐसी मेंस का करा, ऐसी और किसी का करा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 23 में मेरे 39 पेपर हुए थे, 22 में मेरे इतने पेपर हुए थे। और हमेशा मॉक टेस्ट आपको जो भी देने हैं वो रिवर्स ऑर्डर में देने हैं। मतलब जो भी 25 का एग्जाम देने वाले, पहले 24 अच्छे से आना चाहिए, फिर 23, फिर 22। तो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि भाई आपके पास कितना टाइम है, तभी आप 24 पहले करें, फिर 23 करें, फिर 22 करें। तो देखिए 23 के मैंने पूरे करे, फिर मेरे पास 22 का कम टाइम होगा तो 22 के नहीं कर पाया होगा। 2-2 बार करने का मतलब मैंने सेकंड टाइम भी उसे रिवाइज करा है, इसमें भी 2 बार काटा है तो उसे रिवाइज भी करा होगा। इसमें ग्रीन एरो तो उसको मतलब मैंने 3 बार भी इसको रिवाइज करा होगा। सिमिलरली और पेजेस देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ऐसे आप जैसे मान लीजिए आपने मॉक ले लिया अब टेक्स्ट बुक से और आप PYQ कर रहे हैं, तो बहुत सारे PYQ है, बहुत सारे सेक्शनल है, तो आप इस तरीके के पेज बना सकते हैं कि भाई सेक्शनल का पेज ये है, प्री का पेज ये है, मेंस का ये है, और आप कर करके ऐसे काट के वो रख सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कभी स्ट्रेस नहीं होगा। आपको हमेशा जैसे ही आप देखेंगे अच्छा ठीक है ये तो मैंने कर रखा है, इसे 2 बार भी रिवाइज कर रखा है, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप बात मान के देखिए मेरी। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 145 से अगर कम मार्क्स हैं तो मुझे वो रिपीट करने हैं, तो मैंने उनको रिपीट करे और दोबारा काटे। तो इस तरीके से एक तो आपको शेड्यूल होना चाहिए, एक आपकी डायरी होनी चाहिए, और शेड्यूल को फिल कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। शेड्यूल को फिल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हर साल कंपटीशन में, चाहे इस साल 2025 का कंपटीशन हो या पहले कंपटीशन हो या आगे कंपटीशन हो, 3 तरीके के कैंडिडेट होते हैं और हम हमेशा 3 तरीके के में उनमें बांटते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है बिगिनर, कि जो भाई शुरुआत करता है अभी, या हर साल एक नए बच्चे जो ऐड होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन पूरी है या 12th पूरी है, जोन सा भी वो एग्जाम दे रहा होता है। दूसरे वो होते हैं जी जो भाई सिलेबस खत्म करके चुके होते हैं लेकिन अभी उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और तीसरे वो होते हैं जो किसी ना किसी वजह से, चाहे एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई हो, चाहे उनके मॉक अच्छे प्रैक्टिस ना हो, चाहे सिली मिस्टेक हुई हो, उनका रह गया और वो रिपीटर्स हो। तो 3 टाइप के ऐसे कैंडिडेट हर बार आपको कंपटीशन में मिलेंगे। तो इन तीनों को अपने आप को देखना पड़ेगा कि भाई हम कौन सी कैटेगरी के अंदर, उस हिसाब से आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बिगिनर की बात करें तो बिगिनर के पास सबसे बड़ा इशू क्या होता है, सिलेबस का। वो इसी कंफ्यूजन में मर रहे होते हैं कि भाई सिलेबस कैसे पूरा करें। और जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि भाई मैं मानता हूं कि अभी जो बिगिनर ऐड हुए हैं जो 2025 का देने वाले, वो 1 से 2 महीना प्रिपेयर कर चुके हैं, कुछ कुछ पार्ट सिलेबस का कर चुके हैं, जिस तरीके के मुझे पर्सनल डीएम्स आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप ये सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, कैसे बनाए अपना शेड्यूल, क्या करें, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप 50-50 रेशो में डिवाइड कर लीजिए अपने दिन को और अपना शेड्यूल उस तरीके से बनाइएगा। जैसे अभी मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ कि भाई 50% जो दिन है आपका, अगर आपका मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 30-40% के करीब करीब सिलेबस खत्म हो गए, तो आप मॉक करने लायक शुरू हो गए। ऐसा नहीं कभी सोचना 100% सिलेबस खत्म होगा तभी हम मॉक करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी दिन आएगा ही नहीं। सिलेबस इज नेवर एंडिंग। तो अगर 30-40% भी कर गया तो आप मॉक पे आ जाइए, मार्क्स कुछ भी आए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो असली इंप्रूवमेंट होगी मॉक से ही होगी वो आपकी। तो दूसरा पॉइंट मैंने वही मेंशन करा है कि आपको मॉक देना है और उसका एनालाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट होता है।
तीसरा इसी से ही टाइम मैनेजमेंट होता है। तो जो भी बिगनर होते हैं अगर उनका 20-30% सिलेबस पूरा है तो वो 50-50 रेशो में अपने शेड्यूल को बनाएंगे। जिनका सिलेबस पूरा है भाई उनका तो सिलेबस पूरा ही है, उन्होंने कुछ मॉक्स भी दिए होंगे बट मॉक्स इतने सफिशिएंट नहीं रहे होंगे, तो उनको यही बोला जा रहा है कि भाई आप मॉक दें, उनका एनालाइज करें। तो आपके शेड्यूल में मेजर क्या होने चाहिए, मॉक्स और प्लस उनका एनालिसिस, और जितना भी आपने पढ़ा लिखा है उस सबका रिवीजन, वो सारी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। अभी तो टाइम है काफी सारा एग्जाम के अंदर, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए। और जो रिपीटर्स है भाई उनको तो अच्छे से पता होगा कि भाई उन्होंने मॉड प्रैक्टिस भी की है, उनका सिलेबस भी पूरा, उनकी मॉक प्रैक्टिस भी अच्छी है, उनकी टाइम मैनेजमेंट भी ठीक है, लेकिन शायद सिली मिस्टेक की वजह से या जो मार्क्स टू ऑल इस टाइप की चीजें हो जाती हैं, उन सारी छोटी मोटी चीजों की वजह से, छोटी मोटी तो नहीं बड़ी चीजें, वो इस बार नहीं कर पाए, तो वो भी अपना शेड्यूल मेजरली रिवीजन के ऊपर रखें और प्लस मॉक प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, क्योंकि इनको सिलेबस वगैरह तो करना नहीं है अब। तो आप बिगिनर जो हैं, आप इस चीज को देख रहे हैं बिगिनर के ऊपर कितना प्रेशर है, बिगिनर को इन सब से compete करना है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, प्री जो है क्वालिफाइंग है, और बिगिनर अगर बहुत ध्यान से या जिसका सिलेबस अभी थोड़ा सा बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान बना के चले ना, तो देख ली, मान लीजिए एक रिपीटर और वो प्लानिंग से आज भी नहीं चल रहा, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, नो प्लानिंग, और एक बिगनर प्लानिंग से भी चलेगा ना, तो वो इस रिपीटर को बीट करके चला जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके की शीट है, इस तरीके की शीट जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए शीट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सबसे ऊपर मैंने एक नोट लिखा हुआ है। नोट इसलिए लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कुछ भी मोटिवेटिंग अपना लिख सकते हैं, कोई कोट लिखना हो, या मैं जो लिखता था मैं हमेशा मेंशन करता था यहाँ पे कि यदि कोई भी चीज स्किप हो जाए, कोई भी, क्योंकि आप इतने रिजिड नहीं हो सकते अपने साथ, अपने से इतना कठोर मत होइए, बहुत दिक्कत होगी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ठीक है। तो स्किप हो जाए तो आप नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, नेक्स्ट स्लॉट की तरफ बढ़ जाइए, ऐसा नहीं कि उसको लेके टेंशन में मरते रहेंगे। तो मैं अपना आपको समझा रहा हूँ कि जब आप किसी का सिलेबस पूरा हो जाता है और जब सीधा उसको प्रैक्टिस करनी होती है खूब सारी और रिवीजन करनी होती है, तो वो उस तरीके का मैंने आपको ये दे रखा है। जो इनिशियल स्टेज पे होंगे वो अपने अकॉर्डिंग इसको बदल ले, लेकिन जैसे बिगनर होंगे तो वो 50-50 के रेशो में करें। लेकिन जैसे बिगनर होगा ना, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि फर्स्ट हाफ जो होता है ना उसमें वो प्रैक्टिस ही करें और सेकंड हाफ में रिवीजन वाली चीजों को डाले, या सुबह उठते ही प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पे देखिए आप डेट फिल कर सकते हैं कि तारीख, और कभी भी भरते हुए ऐसा मत कीजिएगा कि 10 दिन का एक साथ भर दें, नहीं तो फिर आपको ना कंफ्यूजन होने लग जाएगी। 2-3 दिन का जो जो समझ आएगा धीरे धीरे उसे आप प्लान करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करता था मैं उठ के नंबर प्रैक्टिस करता था। नंबर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन स्पीड के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है कि मेरे क्या सीक्रेट रहते थे, वो क्या चीजें जो याद होनी चाहिए, वो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं चैनल के ऊपर, या मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले मैं उठता था और फ्रेश वगैरह होके इसी से शुरू करता था, और एक टेस्ट देना हर किसी को जरूरी है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो जिसका सिलेबस पूरा है, और चाहे वो रिपीटर हो। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले टेस्ट देना चाहिए, और कुछ लोग चाहें तो उसका एनालिसिस साथ कर सकते हैं। मैं जनरली क्या करता था, उसके बाद रिवीजन वाली कुछ चीजें रखता था, और उसके लंच के बाद, जो ये लंच वाला स्लॉट है, इसके बाद जैसे ये लंच वाला आप स्लॉट देख रहे हैं, मैं ये करता था कि लंच के स्लॉट के बाद एनालिसिस रखता था, क्योंकि क्या है ना, एनर्जी बहुत डाउन हो जाती थी। जब तक आप लंच के पहले देखेंगे तो करीब करीब मेरा 8 घंटे का, 8.5 घंटे का सेशन हो जाता था। तो उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना है, या कुछ इंग्लिश की रीडिंग की स्किल्स का काम करना है, वोकैब डेली रिवाइज करनी है, ठीक है। तो कोई बिगनर हो या कोई किसी भी लेवल पे हो, उसे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो अपने हिसाब से डाल सकता है यहाँ पे। फिर मैं क्या करता था, मैं अपनी कॉपियां ज्यादा नहीं बनाता था, मैं स्क्रीनशॉट रखता था। जैसे कि भाई मैंने मॉक दिया, फोन में उसका अगर एनालिसिस खोल लिया है या कंप्यूटर में खोल लिया, तो स्क्रीनशॉट खींच ले और फोल्डर्स बना लेता, अलग अलग फोल्डर्स बना लेता कि भाई ये 2022 का है, ये 2023 का है। कुछ डायरीज भी बना लेता था साथ साथ छोटी मोटी, तो वो मैं यहाँ रिवाइज करता था। फिर जीके की रिवीजन होती थी मेरी। अब लंच के बाद क्या होता था, थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेस्ट का पार्ट हो जाता था। फिर यहाँ मैं पेपर एनालिसिस करता था, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये पेपर एनालिसिस का पार्ट होता था। मेंस हो तो यहाँ पे भाई 2 घंटे का पेपर है तो 2 सवा 2 घंटे लग जाते थे। प्री हो तो भाई 1 घंटे का पेपर है तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, धीरे धीरे 1 घंटा तो फिर भी लगता है एनालाइज करने में, ठीक है। फिर अपना करंट अफेयर का हो या कुछ और बचा हो तो जीएस वगैरह वो कर लेना। फिर उस हिसाब से जिसका जो हो, जैसे अब मैं यहाँ आते आते मेरी एनर्जी डाउन हो जाती थी, तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करता था, या जीएस का जो पार्ट रिवाइज कर रहता था वो करता था। तो बिगनर के लिए मैं ये बोलूंगा कि भाई बिगनर जितने भी हैं,
वो क्या करे, फर्स्ट हाफ जो भी है या जिनका सिलेबस लगभग पूरा हो गया, इसको प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल करें कि भाई आपको मॉक देना है और साथ साथ चाहे तो यही एनालाइज कर लें, क्योंकि बिना मॉक दिए आपको ना आपका स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो सकता, आप टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे, और पेपर में जो प्रेशर होता है ना वो हैंडल सिर्फ सिलेबस करने से नहीं होता, सिलेबस इज जस्ट 20-30% पार्ट, और इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, दो पार्ट में अपने दिन को जब डिवाइड करेंगे, इसमें आप अपना सिलेबस पूरा कर ले, सिलेबस पूरा नहीं है या छोटे मोटे जो टॉपिक्स रह गए हैं, और यहाँ पे जो हो चुका है उसकी रिवीजन कर ले। तो जो भी है आप अपने पूरे डे जिस हिसाब से आपका स्पेंड होता है उस हिसाब से शेड्यूल को बनाएं और उस हिसाब से इन चीजों को करें, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं जो शायद वो पीछे मिस हो रहे होंगे। जैसे कि जब भी आप ये शेड्यूल बनाएंगे ना, जैसे शीट आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम हमारे ग्रुप से, तो 3-4 दिन का ही सोचिएगा, आप बैठे आपने 1-1.5 घंटा सोचा तो 3-4 दिन का हिसाब बना लिया। ये शीट में 10 दिन एक बारी में आ सकते हैं, और आप अगर 10 दिन एक साथ सोचेंगे ना तो कंफ्यूजन होगी। कभी कभी ऐसा भी होता था, मैं खाली एक दिन का बनाता था, कभी कभी ऐसा होता था 4-5 दिन बाद का मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगते थे, तो वो धीरे धीरे होता है। दूसरा मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप ऐसे प्लानिंग से चलेंगे, प्लानिंग से बड़ी बड़ी चीजें और बड़े बड़े जंग जीती जा सकती है, बिना प्लानिंग के तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आपको ना स्ट्रेस होगा, ना आपको कंफ्यूजन होगी, और ना ही आपको टेंशन होगी, क्योंकि आपको पता है भाई कि ठीक है मैंने एक शीट है जिसमें 10 दिन का पूरा हिसाब किताब है और मुझे उस हिसाब से चलना है, या 2-2 दिन 3 दिन का मैं लिख रहा हूँ वहां चलना है। इससे आपकी एफिशिएंसी में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आपका माइंड लेवल थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कुछ मिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से 10 मिनट्स का जैसे जैसे मैंने पीछे टाइम मेंशन कर रखा है, आप टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का ना, देखिए मैं भी हर 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लिया करता था, कुछ सोच लिया, खड़े होके वॉक कर लिया। तो मैंने यहाँ मेंशन तो कर रखा है, लेकिन ऐसा रिजिड नहीं है कि 9 से 10 तो 10 से 11, आप 5 मिनट का बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक इज ए गुड एक्सरसाइज ब्रेन के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है कि जो भी आप गोल बनाएं, अगर उसका 80% भी डेली अचीव कर पा रहे हैं शुरू में, तो वो अपने आप में विन विन सिचुएशन है। मतलब आप जो बनाए और आप वो पूरा नहीं अचीव पा रहे तो परेशान होती है, अगर आप शुरू में 70-80% अचीव कर पा रहे तो धीरे धीरे आप देखना ऐसे गोल खुद ही बनाने लग जाएंगे कि जो आपने डिसाइड किया वो 100% या 95% अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप अपने डे, हाँ ठीक है, ये चीज शेड्यूल मैंने मेंशन भी किया है कि मैं 3 बजे उठा करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सुबह उठ के पहला जो है लंच तक काफी सारा खिंच जाएगा मामला। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाए, जैसे जनरली लोग सुबह 7-8 बजे उठते हैं, 9 बजे से दिन शुरू करते हैं, 8 बजे से थोड़े, तो आप उस अकॉर्डिंगली 2 हाफ्स में बांट लीजिएगा। नेक्स्ट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, और भी चीजें मैं डालता रहता हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी और चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी यूजफुल वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और 2025 की तैयारी जम के करें।